हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑरेकल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पहले यूनिट के पहले लेक्चर सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में जानने से पहले हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमें पता है मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम किसी डिफॉर्मेबल बॉडी के ऊपर लगने वाले लोड्स और उसके इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब हम किसी लोड या किसी फोर्स को किसी डिफॉर्मेबल बॉडी पर डालते हैं तो वो किस तरह से इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट अगर हमारे पास कोई बॉडी हो, कोई ऑब्जेक्ट या कोई बार इस तरह से, और इसके ऊपर दो फोर्सेस F एंड F कुछ इस तरह से काम कर रही हों, यानी कि ये फोर्सेस इसको बाहर की ओर खींच रही हों, तो ये इसको पुल करने का यानी कि खींचने का काम कर रही होंगी। हम कह सकते हैं कि ये इसको पुल कर रही हैं। या फिर अगर यही फोर्सेस इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में काम करें, यानी कि इसको दबाने की कोशिश करें, इस तरह से इसको पुश करने की कोशिश करें, तो हम कह सकते हैं कि ये फोर्सेस इस डायरेक्शन में इसको पुश कर सकते हैं। थर्ड, अगर हम फोर्सेस के डायरेक्शन को और चेंज करते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि ये बार है या फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो है, इसको हमने एक साइड से कहीं फिक्स कर दिया है और इस पर हम एक वर्टिकल लोड यहाँ पर लगाते हैं, तो हम देखेंगे कि अगर इसके एक सिरे को हम फिक्स कर दें और दूसरे सिरे को दबाने की कोशिश करें तो फोर्स लगाने पर ये घूम जाएगा, और अगर इसका ये सिरा यहाँ से फिक्स हो तो ये बार बेंड होने लगेगी, यानी कि इसकी शेप पहले के जैसे ना रहकर अब कुछ इस तरह की हो जाएगी, यानी कि ये इसको टर्न कर सकता है या फिर इसको हम बेंड होना भी बोल सकते हैं। ओके, अगर हम फोर्स के डायरेक्शन को और चेंज करते हैं, इन द फोर्थ कंडीशन हम ये देखते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास कोई बीम इस टाइप से है, ओके, ये इस बीम की एक्सिस हो गई, ये परपेंडिकुलर एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में हम थोड़ा डिटेल में इसके आगे पढ़ेंगे। फिलहाल मान लेते हैं कि इस पर दो फोर्सेस, एक इस डायरेक्शन में और एक जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर काम कर रहा है। सिमिलरली इस साइड पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में और एक फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो हम देखते हैं कि ये फोर्सेस इसको यूं घुमाने का काम करते हैं, यानी कि ये इसको ट्विस्ट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, इसमें मरोड़ उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि टॉर्क जनरेट कर सकते हैं। ओके, अगला फाइनली ऑन द फिफ्थ कंडीशन हम मान सकते हैं कि हमारी जो बीम है या जो रॉड है वो निचले सरफेस पर फिक्स्ड है, यानी कि इसको हमने नीचे से फिक्स कर रखा है। अगर ये बीम यहाँ से फिक्स हो और एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, यानी कि इसके एक्सिस के पैरेलल या फिर इसके टेंजेंशियली काम कर रहे हो फोर्सेस F एंड F, तो हम देखेंगे कि ये फोर्सेस इसके फाइबर्स को यानी कि इसके रेशों को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कराने का काम करेंगे, यानी कि अगर इसको हम यहां पर नीचे से मूव ना होने दें बॉडी को, तो इसके फाइबर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएंगे, यानी कि बॉडी अपने एक्सिस पर
या किसी अन्य प्लेस से कट हो जाएगी। ओके, सो हमने देखा कि फोर्सेस को अलग अलग डायरेक्शन में एक ही बॉडी, एक ही डिफॉर्मेबल बॉडी पर लगाने पर उस पर अलग अलग इफेक्ट आते हैं। हमने देखा कि सारे ही कंडीशंस में ये जो फोर्सेस की वैल्यू है ऑपोजिट डायरेक्शंस में, ये सारी वैल्यूज एक दूसरे के बराबर हैं। यहां पर आमने सामने के फोर्सेस F और F हैं, यहां पर भी सेम मैग्नीट्यूड के फोर्सेस हैं, यहां पर भी सेम मैग्नीट्यूड के फोर्सेस हैं, यहां पर भी सेम मैग्नीट्यूड के फोर्सेस हैं, सिर्फ उनकी डायरेक्शन चेंज है। तो क्या हो अगर हम इस फोर्स को सिमिलर ना रखें, मतलब मैग्नीट्यूड सेम हमने क्यों रखा, हम ये जानने की कोशिश करते हैं पहले। तो हम पहले पढ़ चुके हैं फोर्सेस के बारे में मैकेनिक्स में कि अगर एक फोर्स की वैल्यू ज्यादा, एक फोर्स की वैल्यू कम हो, यही फोर्स अगर ये 3F या 3/2F या 1/2F हो F की जगह पर, तो हम जानते हैं कि फोर्सेस जिधर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा बॉडी उधर की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगी, और अगर बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है तो बॉडी में डिफॉर्मेशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन हमें एक डिफॉर्मेबल बॉडी पर बॉडी के अंदर क्या स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं फोर्सेस के कारण, हमें उसकी स्टडी करनी है। इसलिए हम दोनों साइड पर फोर्सेस की वैल्यूज को सेम रखते हैं। ऐसे फोर्सेस की वैल्यूज को सेम रखने पर बॉडी अपने इक्विलिब्रियम की कंडीशन में यानी कि साम्य अवस्था की स्थिति में आ जाती है, और फोर्सेस जब बराबर काम करते हैं तो ये इसके अंदर स्ट्रेन डेवलप करते हैं। तो फोर्सेस की डायरेक्शन के आधार पर हम इन सारे कंडीशंस को जान लेते हैं। इस टाइप के फोर्स को जो इस बॉडी को पुल करता है, इसको हम बोलते हैं टेंसाइल फोर्सेस। टेंसाइल फोर्सेस, ये फोर्सेस जो बॉडी को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इन फोर्सेस को हम बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्सेस। ठीक इसी तरह से ये थर्ड कंडीशन में हमारा जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं बेंडिंग, यानी कि बॉडी यहां पर बेंड हो जा रही है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं टॉर्शन या मरोड़। इसी तरह से इस कंडीशन को हम शीयर या कटिंग या हिंदी में कर्तन बोलते हैं। तो हमने पढ़ा कि फोर्सेस जब किसी बॉडी पर अलग अलग डायरेक्शन में काम करते हैं तो उनका इफेक्ट बॉडी पर अलग अलग हो सकता है। अब यहां पर हम जानते हैं बेंडिंग, शीयर और ट्विस्ट के बारे में। ये सारे ही आगे चलकर एसओएम में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमारे अलग अलग चैप्टर्स बनते हैं। इनके बारे में हर एक चैप्टर में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। लेकिन अभी जो हमें सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ना है, इसको जानने के लिए हमें सिर्फ टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्सेस की जरूरत होगी। तो हम केवल यहां पर इन दोनों के बारे में पहले स्टडी करके देखते हैं। ओके, तो इसमें स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम दोनों ही बॉडीज पर इनिशियल कंडीशन में जब फोर्स अप्लाइड नहीं था उस टाइम पर बॉडी पर दो मार्क कट कर लेते हैं, दोनों ही कंडीशंस में ए एंड बी। ये हमारे सेक्शंस ए और बी हैं फोर्स अप्लाई करने के पहले। ठीक इसी तरह से यहां पर भी दो सेक्शंस ए और बी ले लेते हैं। अब देखते हैं हम कि जब हम इस बॉडी को पुल करने की कोशिश करते हैं, टेंसाइल फोर्सेस अप्लाई करते हैं यानी कि तनाव बल लगाते हैं, तो तनन बल लगाने पर यह बॉडी खींचने की कोशिश करती है, और जब ये बॉडी खींचती है तो हमारे ये मार्क्स ए और बी रेस्पेक्टिवली ए डैश और बी डैश पर आ जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से कंप्रेसिव फोर्सेस के केस में ये मार्क्स एक दूसरे के करीब यानी कि ए डैश और बी डैश सेक्शंस एक दूसरे के पहले से करीब आ जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि टेंसाइल फोर्सेस मार्क्स को एक दूसरे से दूर लेकर जाते हैं, जबकि कंप्रेसिव फोर्सेस मार्क्स को एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं। ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, इसके बारे में जानने के लिए हम पहले इसका एक सेक्शन काट लेते हैं और इसकी डिटेल में स्टडी करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने इसका एक सेक्शन यहां से कट कर लिया। ओके, सो हम यहां पर देखते हैं कि जब इस बॉडी पर दो फोर्सेस
F और F इसको पुल करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से दूर खींचने की कोशिश करते हैं, और ये बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में यानी कि स्टेबल कंडीशन में है। तो हम सॉलिड्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं पुरानी कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में हम जानते हैं कि सॉलिड्स अपने साइज को और शेप को रिमेन रखने की कोशिश करते हैं, वैसे के वैसे बने रहने की कोशिश करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण, यानी कि ठोस के जो अणु हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे के दूर जाने का विरोध करते हैं। यानी कि अगर हम इस बॉडी को यहां से कट करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके जो अणु होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे या परमाणु होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और इनका अट्रैक्शन फोर्स हम मान लेते हैं कैपिटल R से इसको डिनोट करते हैं, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है। तो अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है यानी कि साम्यावस्था में है, यानी कि मूव नहीं कर रही है, तो हम मैकेनिक्स में इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं, साम्यावस्था के नियम होते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं हमारे पास, जो कि हमें ये बताती हैं कि अगर कोई बॉडी साम्यावस्था में है तो उसके लिए हमारे पास क्रमशः समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल 0 और समेशन ऑफ एफ जेड इक्वल्स 0 होना चाहिए। यानी कि बॉडी जिस प्लेन में रखी हुई है, लेट अस कंसीडर हमारे पास ये एक्सेस हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो अगर हमारे पास बॉडी इस तरह के किसी थर्ड डायमेंशन में रखी हुई है तो हम देखते हैं कि इसके स्टेबल होने के लिए, इक्विलिब्रियम में होने के लिए, हमारे पास बॉडी के एक्स डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्सेस, चाहे वो लेफ्ट साइड लग रहे हो या राइट साइड लग रहे हो, उनका समेशन 0 होना चाहिए। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस का समेशन 0 होना चाहिए और जेड डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस का समेशन भी 0 होना चाहिए। ठीक इसी तरह से 3 और कंडीशंस आती हैं हमारे पास जो कहती हैं कि समेशन ऑफ एम एक्स इक्वल 0, समेशन ऑफ एम वाई इक्वल 0 और समेशन ऑफ एम जेड इक्वल 0। लेकिन चूंकि डिप्लोमा में हम वाई एक्सिस के अबाउट और जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट के बारे में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हमारे पास डिप्लोमा लेवल पर केवल ये 4 इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल 0, समेशन ऑफ एफ जेड इक्वल 0 और समेशन ऑफ एम इक्वल 0, यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट सारे मोमेंट्स का समेशन 0 होना चाहिए। लेकिन हायर स्टडीज में जब हम इसको वाई एक्सिस के अबाउट और जेड एक्सिस के अबाउट भी स्टडी करते हैं तो हमें ये पता होता है कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अबाउट भी सारे मोमेंट्स का समेशन जो है वो 0 होना चाहिए। यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट्स होंगे, वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट्स होंगे और जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट्स होंगे, इनका समेशन भी 0 होना चाहिए। तो अगर हम इन कंडीशंस को ध्यान में रखें तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारी पहली कंडीशन समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल 0 के अनुसार अगर हम राइट साइड को पॉजिटिव और लेफ्ट साइड को नेगेटिव लेते हैं तो हमारे पास हमें कंडीशन मिलती है इस पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले सेक्शन में r माइनस एफ इक्वल्स 0, यानी कि x डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस का समेशन 0 होना चाहिए। यानी कि हम बोल सकते हैं कि r इक्वल्स f, यानी कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स की वैल्यू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो। थोड़ा डिटेल में स्टडी करने के लिए हम इसके लेफ्ट साइड वाले सेक्शन को कुछ इस तरह से थर्ड डायमेंशन में ले जाके जब स्टडी करते हैं तो मान लेते हैं कि हमारे पास, हमें पता है कि लेफ्ट साइड पर एक टेंसाइल फोर्स F पहले से ही लग रहा है। इसके कारण इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस पर कुछ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। अब मान लेते हैं कि इसके क्रॉस सेक्शन पर कोई छोटा सा माइनर एरिया डेल्टा A है जिस पर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो लगा रहा है वो डेल्टा R है, यानी कि इस माइनर एरिया पर लगने वाला इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेल्टा R है। ठीक है, तो हमें स्ट्रेस के परिभाषा से पता है कि स्ट्रेस जो होता है वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, यानी कि स्ट्रेस सिग्मा इक्वल्स टू होगा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं
कि सिग्मा विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0 डेल आर बाई डेल ए, यानी कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से हम इसको लिख सकते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल इट विल बी सिग्मा इक्वल्स टू डी आर बाई डी ए। या फिर इसको अगर हम और सॉल्व करते हैं तो हम कह सकते हैं कि डी आर विल बी इक्वल टू सिग्मा डी ए। ओके, अगर हम इसको दोनों साइड से इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता है इंटीग्रल ऑफ डी आर इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ सिग्मा डी ए। अब यहां पर एक जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये जो सिग्मा की वैल्यू है, हमारे स्ट्रेस की वैल्यू, ये पूरे क्रॉस सेक्शन पर सभी फाइबर्स के लिए सेम नहीं होगी। यानी कि ये जो हमारी बॉडी है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन के अलग अलग पॉइंट्स पर, अलग अलग फाइबर्स पर लगने वाली इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। डिपेंड करता है कि फाइबर किस टाइप का है या बॉडी किस मटेरियल से बनी हुई है। तो अगर ये बॉडी अलग अलग प्लेसेस पर, अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स की अलग अलग वैल्यू देती है, तो इसका मतलब है कि यहां पर ये सिग्मा कांस्टेंट नहीं होगा। और अगर ये सिग्मा कांस्टेंट नहीं है तो ये इंटीग्रेशन में भी एक कांस्टेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो यहां पर हम एक एवरेज स्ट्रेस की बात करते हैं, एवरेज स्ट्रेस की बात करते हैं, यानी कि इस क्रॉस सेक्शन पर अलग अलग फाइबर्स पर टोटल जितने भी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, जिसको हम बोलेंगे सिग्मा एवरेज। और अब जब ये एवरेज स्ट्रेस की वैल्यू की बात करेंगे हम, तो ये पूरे क्रॉस सेक्शन पर चूंकि एक औसत मान है, एवरेज वैल्यू है, इसलिए ये पूरे क्रॉस सेक्शन के लिए कांस्टेंट वैल्यू होगी। यानी कि हम इसको एक कांस्टेंट की तरह इस इंटीग्रेशन में यूज कर पाएंगे। यानी कि यहां पर इंटीग्रल ऑफ डी आर इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ सिग्मा एवरेज इंटू डी ए हो जाएगा। और अब इसको इंटीग्रेट करने पर हमें मिलेगा आर का इंटीग्रेशन कैपिटल आर इक्वल्स सिग्मा, चूंकि कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, इंटू डी ए सारे मिलाकर होल क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए बन जाएंगे। यानी कि हम यहां पर बोल सकते हैं आर इक्वल्स सिग्मा इंटू ए, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सिग्मा इक्वल्स आर बाई ए। अब ये जो हमें मिला हुआ है इक्वेशन, ये हमें बताता है कि सिग्मा की जो ये वैल्यू आती है ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, होल क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर होगी। सो यहां पर जब हमने इक्विलिब्रियम कंडीशंस की बात की थी तो हमें पढ़ा था कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स की जो वैल्यू होती है ये अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है, यानी कि R इक्वल्स F होगा। तो अगर इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें मिलता है सिग्मा इक्वल्स कैपिटल F बाई A, यानी कि हमारे स्ट्रेस की वैल्यू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर होगी। लेकिन यहां पर हमें यह ध्यान देना है कि सिग्मा की जो स्ट्रेस की वैल्यू हमें मिल रही है ये क्रॉस सेक्शन पर एवरेज वैल्यू है और एक्सटर्नल फोर्स हमारा अप्लाइड फोर्स है। तो अभी तक हमें यह पता था कि किसी इक्वेशन में स्ट्रेस की वैल्यू या किसी ऑब्जेक्ट में इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स की वैल्यू या स्ट्रेस की वैल्यू हम किसी भी मशीन या किसी इक्विपमेंट से ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एटम्स के बीच में या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगने वाले फोर्सेस हैं उनकी कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है। किसी मशीन के अंदर तो जा नहीं सकते, लेकिन इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि हम एवरेज स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय द एक्सटर्नल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहां पर हम स्ट्रेस की यूनिट की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेस हमारा होता है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, यानी कि अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। हमें पता है कि फोर्स की यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन्स, अपॉन एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इसके अलावा अदर यूनिट्स इसकी पास्कल होंगी, किलो पास्कल हो सकता है, मेगा पास्कल, गीगा पास्कल, अदर कन्वर्जन हम कर सकते हैं और इनके बीच में इंटर रिलेशंस भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम स्ट्रेस के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करें, स्ट्रेस के बारे में हम थोड़ा डीप में जाएं,
तो हमने जब फोर्स की बात की थी, फोर्सेस के बारे में बात की थी, तो हमने पढ़ा था या जाना था कि फोर्सेस जब किसी ऑब्जेक्ट पर अलग अलग डायरेक्शन पर लगते हैं तो उस पर अलग अलग इफेक्ट पैदा करते हैं। यानी कि अगर इसको पुल करने का काम कर रहे होंगे तो उसमें टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा, वो खींचेगा या फिर उसको दबा सकता है, घुमा सकता है, कट कर सकता है या फिर अदर उसको टर्न करने का काम कर सकता है। लेकिन स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रेस के बारे में इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए। जैसे फोर्सेस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए थी, पहला उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन। अगर हम किसी फोर्स को बता देते हैं कि फोर्स हमारा 5 न्यूटन का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम ये बता सकते हैं कि वो उस बॉडी पर किस तरह से इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस हम अगर कोई ऑब्जेक्ट ले लें इस तरह का, तो हम जानेंगे कि जब स्ट्रेस की बात करेंगे तो एक फोर्स अगर हम इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में लगाते हैं तो हम देखेंगे ये इसको पुल करने का काम करेगा इसके डायरेक्शन की वजह से। लेकिन इसकी जगह पर अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस हमारा इस प्लेन को अगर हम डिफाइन कर लें, एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस और इसको z एक्सिस के रूप में, तो हम ये कह सकते हैं कि इस फोर्स के कारण इस बॉडी के इस प्लेन पर जिस पर ये फोर्स लग रहा है, यानी कि z डायरेक्शन और y डायरेक्शन को मिलाकर बनने वाले YZ प्लेन पर जो स्ट्रेस काम करेगा वो टेंसाइल नेचर का होगा, यानी कि उसको खींचने का काम कर रहा होगा। लेकिन अगर इसी फोर्स के कारण हम इस प्लेन की स्टडी करें जो हमारा x डायरेक्शन और z डायरेक्शन से मिलकर बना हुआ है, यानी कि इसके कारण इस प्लेन पर सिग्मा एक्स जेड पर ये इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, यानी कि शीयर का उसको कट करने का, स्लाइड करने का काम कर रहा होगा, यानी कि शीयर स्ट्रेस का काम कर रहा होगा। यानी कि ये नेचर में टेंजेंशियल होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा या फिर इसको हम नॉर्मल भी बोलते हैं। और परपेंडिकुलर या नॉर्मल स्ट्रेसेस जो होते हैं हमारे वो टेंसाइल या कंप्रेसिव नेचर के होंगे, जबकि टेंजेंशियल स्ट्रेसेस जो हमारे होते हैं ये शीयर नेचर के होते हैं, शीयर का काम करते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। तो हम ये समझते हैं कि स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास केवल 2 चीजें यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही काफी नहीं है। इसको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अलावा ये 2 एक्सिस से मिलकर एक जो प्लेन बन रहा है, इस प्लेन की आवश्यकता भी होती है। यानी कि हमें यह पता होना चाहिए कि स्ट्रेस जो है वो किस प्लेन पर एक्ट कर रहा है। जब हम ये बताएंगे कि स्ट्रेस किस प्लेन पर एक्ट कर रहा है, तब जाकर उसके बारे में पूरी जानकारी हमें हो सकती है। तो स्ट्रेसेस जो होते हैं इनको हम ना तो स्केलर बोलते हैं और ना ही वेक्टर बोलते हैं। स्ट्रेसेस हमारे टेंसर्स होते हैं, इनको हम टेंसर्स बोलते हैं। टेंसर एक्चुअली वो प्रॉपर्टीज हैं जो स्केलर्स, वेक्टर्स या फिर इसी तरह के आगे अदर ऑब्जेक्ट्स को भी डिफाइन करती हैं। अगर हम टेंसर के मैथमेटिकल डेफिनेशन पे जाएं तो टेंसर्स की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो ये कहती है कि टेंसर्स आर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन सेट्स ऑफ अलजेब्रिक ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू वेक्टर स्पेस। यानी कि वेक्टर स्पेस में बाउंड अदर अलजेब्रिक ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये रिलेशन बताता है। यानी कि 2 वेक्टर्स के बीच में, स्केलर और वेक्टर के बीच में, वेक्टर और वेक्टर के बीच में ये रिलेशनशिप को बता सकता है। टेंसर्स को हम जनरली ऑर्डर्स या रैंक के आधार पर जानते हैं। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, सेकंड ऑर्डर टेंसर, थर्ड ऑर्डर टेंसर, इस तरह से। तो जो हमारे फर्स्ट ऑर्डर टेंसर्स होते हैं इनको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के अलावा केवल एक क्वांटिटी की जरूरत होती है, यानी कि डायरेक्शन। सिमिलरली जो हमारे सेकंड ऑर्डर टेंसर्स हैं इनको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के अलावा 2 चीजों की जरूरत होगी, 2 क्वांटिटीज की जरूरत होगी।
दैट इज फर्स्ट इज डायरेक्शन एंड सेकंड इज द प्लेन ऑन विच इट इज एक्टिंग, यानी कि डायरेक्शन और उसके साथ साथ किस प्लेन पर वो एक्ट कर रहा है उसकी भी। सिमिलरली इसी तरह से थर्ड ऑर्डर टेंसर्स भी होते हैं, लेकिन वो ज्यादा हाई होते हैं। अब हमारे जो फर्स्ट ऑर्डर टेंसर्स हैं ये एक सिंगल मैट्रिक्स से डिफाइन हो सकते हैं, यानी कि ए बी सी। इसी तरह से जो हमारे सेकंड ऑर्डर टेंसर्स हैं ये हमारे एक स्क्वायर मैट्रिक्स से डिफाइन होंगे। इसी तरह अगर हम एक थर्ड ऑर्डर टेंसर के लिए जाएं तो ये एक क्यूबिकल का रूप ले लेता है, एक क्यूबिकल बॉडी का रूप ले लेता है, जिसको यहां पर बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा स्टडीज हमें आगे के लेवल पे पढ़नी है, डिप्लोमा लेवल पर ये बहुत ज्यादा नहीं है, बल्कि डिप्लोमा की बुक्स में टेंसर्स का जिक्र है ही नहीं। तो हमें केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नजर से हमें यह जानना है कि स्ट्रेसेस जो होते हैं वो बेसिकली टेंसर्स होते हैं। स्ट्रेसेस के अलावा सेकंड ऑर्डर टेंसर्स के हमारे पास अदर एग्जांपल्स करंट होंगे। करंट जो है हमारा वो एक सेकंड ऑर्डर टेंसर होता है। इसके अलावा स्ट्रेन जो है, चूंकि स्ट्रेन स्ट्रेस के ही कारण जनरेट होता है, स्ट्रेस से ही जनरेट होता है, इसलिए स्ट्रेन भी एक सेकंड ऑर्डर टेंसर होता है। तो स्ट्रेसेस के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में और स्ट्रेन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।